जो यूजीसी है वो मतलब कई लोग इसको कह रहे हैं उल्टी गिनती चालू के रूप में भी कह रहे हैं। अगर सरकार समझती है तो सही, नहीं तो सही में सरकार के लिए उल्टी गिनती चालू होने के दिन आ गए हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये दलित होता क्या है, क्योंकि इस दलित शब्द का कोई परिभाषा ना हमारे शास्त्रों में है, ना हमारे इतिहास में है, ना हमारे संविधान में है। हिंदू का हिंदू प्रधानमंत्री होकर अगर हिंदू खतरे में है तो ये मौका असीरुद्दीन ओवैसी को मिलना चाहिए, उसको बनाना चाहिए ताकि उनकी कौम भी तो थोड़ा खतरे। देखिए, आजकल यदि आप सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने भाजपा का नया नाम रख दिया है भीम जनता पार्टी। यूसीसी और यूजीसी यूसीसी पे तो बात ही नहीं हो रही है। यूसीसी में कल आपके बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पहला राज्य है उत्तराखंड जहाँ आपके बच्चे कल को लिव इन में रहेंगे, उसके बाप का पता नहीं होगा, आप विदेशों की शैली यहाँ ला रहे। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि ये तुष्टीकरण करते हैं, तो मोदी जी ने तो उससे एक कदम बढ़ के कहा कि हम तृप्तिकरण करेंगे, यानी कि बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। अंग्रेजी की कहावत है कि आप इतना झुक जाओ कि मतलब आप धरती में आपकी नाक टच हो जाए, आप जमीन चाटने लग जाओ। लगभग ये वो हाल है इस समय बीजेपी की। हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में इस समय 13 जनवरी से पूरे देश में जिस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आप आंदोलन देखे जा रहे हैं, तमाम सनातनी, तमाम स्वर्ण कहे एक छत के नीचे के, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो इस समय आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। सभी को मालूम है यूजीसी को लेकर के जो इस समय सरकार की गले की फांस बना गया है, एक किस्म का आप कह सकते हैं। कहाँ स्वर्णों की सरकार कही जाने वाली, कहाँ सनातनियों की सरकार कही जाने वाली, उसी का आज विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण विरोध कर रहे हैं। आज उन तमाम हलचल जो समय पूरे देश में हो रही है उसको लेके आज हम अपने स्टूडियो में तमाम वो सामाजिक संगठन हल्द्वानी के और वरिष्ठ नागरिक उनसे बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला जी हमारे बीच में, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं सबसे पहले हरबोला जी आपका स्वागत करता हूं और तमाम जो जितने भी हमारे वरिष्ठ जन आए हुए संगठन हैं उन सभी का इस डिबेट में स्वागत करता हूं। मैं हरबोला जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सनातनी सरकार, आपकी स्वर्ण सरकार, हिंदुओं की सरकार कहे जाने वाली, कहां बात हो रही थी गौ माता की, राष्ट्र माता की, और कहां बात इस समय हिंदू राष्ट्र की बात करते करते कहां लोग बोल रहे थे कि एक तरीके से कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदुओं की सरकार है। और जिन हिंदुओं का आज की डेट में इल्जाम लग रहा है आपकी सरकार पे, और आज वही बोल रहे हैं कि ये हिंदू एक तरीके से दरकिनार किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में जो यूजीसी को लेकर के पूरे भारत में विरोध हो रहा है? देखिए, यूजीसी का जो कानून बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। इसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने जो ड्राफ्ट दिया वो किया। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने ड्राफ्ट को पूरा नहीं समझा और उसे लागू कर दिया। लेकिन जैसा कि है, विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपाल को लागू करने का अधिकार है, लेकिन सड़क से सुनी आवाज को अनसुना कोई सरकार नहीं कर सकती। हम इसलिए सड़कों में इसकी मांग उठा रहे हैं। आज पूरा सवर्ण समाज इस बात को मांग उठा रहा है कि जब हिंदू एकता की बात करते हैं, हम नारा लगाते हैं कटेंगे तो बटेंगे। अगर देश कटा है, बटा है, तो आप देखिए 7 विभाजन भारत के हुए हैं। अफगानिस्तान से लेके लंका तक, इधर आपके थाईलैंड तक भारत एक जमाने में फैला हुआ था। तो हिंदू कटेगा तो बटेगा। अगर हम इस बार का वर्गीकरण हिंदुओं के बीच में करेंगे तो हिंदू कमजोर होगा। इसलिए हमने इस वर्गीकरण को रोकना है। इस कानून के खिलाफ जगह जगह लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारी आवाज उठेगी तो सरकार इसमें परिवर्तन करेगी। सरकार संवेदनशील सरकार है। कोई भी सरकार ऐसी सरकार नहीं जनता की आवाज ना सुने। हमारी सरकार जनता की आवाज सुनेगी। हमारा काम ये कि हम सरकार को जगाएं, और इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी प्रयत्न कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी इस मांग को रखेंगे और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे। आपने बात करी कटेंगे तो बटेंगे, कहां बात कर रही, ये सरकार का, आपकी सरकार का नारा था जब सरकार आई थी, और समय एक भय बिठाया गया था कि आप एक हो जाओ, कटेंगे तो बटोगे। आज वहीं पर हिंदू, ऐसा लग रहा है कि हिंदू कट रहे हैं और बट रहे हैं। इस पे जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बात करते हैं, हमारे बीच में विनोद साई जी हैं, जहाँ कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप खुद भी एक अपनी बहुत बड़ी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं साई जी आपसे जानना चाहूंगा, यूसीजी को लेकर के आप पहले उत्तराखंड में कहे, हल्द्वानी में कहे, विरोध करने वाले राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी भेजा था। क्या ऐसा मामला है कि यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि स्वर्ण खतरे में है, हिंदू खतरे में है? जिस बात को सरकार बोलती थी कि हिंदू खतरे में, कह कह करके और सत्ता पे पहुंच गई, और कहीं ऐसा तो नहीं था कि हिंदू खतरे का डर वो हिंदुओं के लिए था, हिंदू समझ नहीं पाया, वो मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते सरकार सत्ता पे बैठ गई। देखिए, हिमालय शक्ति परिषद का इस विषय पर स्पष्ट मानना है कि जो सत्ता में बैठा दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके चाल अलग है और बोलचाल अलग है।
शब्द कुछ और होते हैं, कार्य कुछ और होते हैं। हिंदुओं को हिंदुत्व का झुंझुना दिया जाता है और नीतियां सारी लागू होती हैं हिंदू विरोधी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम अभी देख रहे हैं। जो यूजीसी का कानून आया है, जिसके विरोध में हल्द्वानी में हम लोगों ने 5-7 दिन पहले प्रदर्शन भी किया था, रैली भी निकाली, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, और पूरे भारत में जब इस पर जोर पकड़ रहा है, तो अब आप देखिए आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने इस कानून को लागू किया, यूजीसी जिसके अंडर काम करती है, उसी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैकफुट पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो डॉक्यूमेंट एज अ लीगल पेपर, एज अ विधायिका से पास होकर के जो चला गया है, क्या वेटेज उसकी होगी भारत की हजारों यूनिवर्सिटी में, या केवल एक नेता मंत्री के द्वारा कोई कही गई बात जो हवा में तैरती है उसकी वेटेज होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि मंत्री का बयान, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि अरबोला जी ने बताया, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो भारत में कोई नहीं है इस समय, और शायद मंत्री पक्ष हो सकता है सरकार का रख रहे हो। हमारे बीच में रुपेंद्र नागर जी, जाने माने यहाँ सभी को मालूम है हिंदुत्व की लड़ाई कई लंबे समय से लड़ रहे हैं, और शिवसेना के पूरे प्रदेश के प्रमुख भी है, और हिंदुत्व का चेहरा भी कह जाते हैं। मैं नागर जी आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछूंगा, हिंदू की सरकार है, आपने चुनाव में समर्थन भी दिया था, क्या हिंदू खतरे में है? उधर अभी हम देख रहे हैं प्रयागराज में शंकराचार्य जी पर जो इस समय आपने देखा उनको रोका गया स्नान के लिए, और उनके जो भगत थे उनकी चुटिया खींची जा रही है। क्या भारत में यह संभव हो पा रहा है? इसकी वजह क्या है? हिंदू सरकार होने के बाद मुगलों की सरकार होती तो समझ आता है, ऐसा क्या हिंदू खतरे में है, या क्या भगवान मानने को आप तैयार नहीं है शंकराचार्य जी को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सरकार, जैसे मैं साई जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। साई जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना, वो दिखता कुछ है और होता कुछ है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग कहती है और शब्दों में अलग है, कागजों में अलग। मैं बिल्कुल उस बात को सहमत हूँ, उस बात से, क्योंकि एक जमाने से भारतीय जनता पार्टी जब 1984 में 2 सीटों पे बैठती थी, दो सांसद होते थे, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन केवल हिंदुत्व के नाम पर आप आए हैं सरकार में, और हिंदुत्व आज और उसके बाद भी इससे ज्यादा चरम पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकती। उसके बाद आप करें हिंदुत्व खतरे में तो जब था जब आपके 2 सांसद होते, आज खतरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं साई जी की बात से इसलिए इत्तेफाक रखता हूं कि आपकी कहने में अलग और करने में आप अलग हैं। और जो अभी माघ मेले में जो महाराज जी के साथ हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य उनके साथ जो घटना हुई, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज एक समय ऐसा था कि कुंभ मेले में आप उनको शाही स्थान देते थे, आज उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य मानने से इनकार है। ये दोहरी नीति, दोहरा चरण, ये नहीं चलेगा। और गर्व से कहो हिंदू है, ये नारा शिवसेना का होता था उस समय। आज से अगर आप 90 और 85 और 86 और 90 की बात कर लें तो गर्व से हिंदू कहने का हक किसी के पास नहीं था, कोई कह नहीं पाता था। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस नारे को पूरे पुरजोर तरीके से कहा था, आज पूरा देश इसे शौर्य के साथ करा है। धन्यवाद। हमारे बीच में हल्द्वानी के जाने माने प्रतिष्ठित समाजसेवी भी हैं और सक्रिय सदस्य भी हैं, कई संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, स्वराज सेवा दल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं हमारे बीच में नवीन पंत जी है। नवीन पंत जी, आपसे जानना चाहूंगा, सोनों की लिए, युवाओं के लिए जो यूसीजी आया है, क्या एसटी एक्ट कम था? क्या आरक्षण का बोझ कम था? ये ऊपर से यूसीजी आ गया। क्या छात्रों की गलती है कि स्वर्ण होना? क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं है? देखिए, ऐसा है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 60% छात्र जो है SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं, और लगभग मोटा मोटा 40% सवर्ण है। तो इस कानून से ऐसा लग रहा है कि यूजीसी ने ये मान लिया कि सवर्ण जो है वो खतरा है अन्य जातियों के लिए। इस कानून से ऐसा लगता है, और ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं और हम सब लोग को, अगर हम देश को आगे लेके जाना है तो हमें सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। आप इस प्रकार का प्रावधान अगर बनाएंगे और केवल 40% लोगों को आप 60% लोगों को खतरा मानेंगे, तो ये एक तरह का काला कानून ही कहा जाएगा कि आप 40% लोगों को 60% लोगों के लिए खतरा मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे बीच में पीयूष जोशी जी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, और अभी हाल में एक आंदोलन में आपकी सक्रिय भागीदारी थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा हैं, युवा खतरे में है
या सवर्णों को छोड़ देना चाहिए यह भारत, या उनके लिए बड़े पदों पे जाने पे रोकने के लिए यूसीजी बनाया गया है, या हिंदू राष्ट्र ही खतरे में है पूरा? देखिए, पहले तो जो यूजीसी है वो मतलब कई लोग इसको कह रहे हैं उल्टी गिनती चालू के रूप में भी कह रहे हैं। अगर सरकार समझती है तो सही, नहीं तो सही में सरकार के लिए उल्टी गिनती चालू होने के दिन आ गए हैं। मैं कानून का भी छात्र हूं, तो इसमें जो विशेषकर सामान्य वर्ग के लिए जो प्रावधान है उन पे मैं गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे पहला बिंदु जो इक्विटी है, संविधान में एक शब्द है इक्वेलिटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब समता होता है, समता और समानता में बहुत अंतर है। पर सरकार इस समता का अर्थ ये मान रही है कि जो सवर्ण पैदा होता है वो पैदा ही दलितों को दबाने के लिए होता है। ये मतलब सरकार का बहुत बड़ा भ्रम है। आज देखिए, हमारे कई मित्र हैं, हमारे आज तक ये नहीं पता हमारे दोस्तों की जातियां गए हैं। परसों मेरे एक दो बिहार से मित्र आए थे, उनका नाम के आगे श्रुति ठाकुर था, उसके नाम के आगे, तो मुझे ये पता चला बिहार में ठाकुर ब्राह्मण लोग लिखते हैं। तो हमें जो आज की पीढ़ी है उसको तो ये भी नहीं पता है कि लोगों की जातियां क्या हैं, वो क्या हैं। ये सब हाँ ऐतिहासिक रूप में हो सकता है ये सब चीजें हुई हों। और आपको बताना चाहूंगा, इतिहास में ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश संविधान के जो निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर के समय में हुई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये मांग की थी कि कम्युनल इलेक्टोरेट लाया जाए। जिस प्रकार से मुस्लिम अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उस प्रकार से दलित भी कर रहे थे। लोग बोल रहे हैं कि नेताओं के बच्चे तो विदेश पढ़ लेंगे, बड़े बड़े कंट्री में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नेता है, शायद बहुत पैसा होता है नेताओं के पास, लेकिन सामान्य वर्ग का स्वर्ण का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, यह बताइए। देखिए, ये आपकी गलतफहमी की नेता के बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं। कुछ नेता होंगे जिनके बच्चे पढ़ते हैं। सवर्णों के साथ जो जाति, उसी के लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार जो जनता की आवाज जो सड़क से उठती है उसको सुना नहीं कर सकती, इसलिए हम जनता बन के सड़क में आवाज उठाना चाह रहे हैं। आपसे एक बात और पूछता हूँ हरमोला जी, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के कई आईएएस पीसीएस से लेकर के ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, कहां पर दलित खतरे में है यह बताएं। कहीं पे दलित खतरे में नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा कानून लाया आप? लेकिन ये जो है जो संविधान है बात के, जो अम्बेडकर जी बात के, अम्बेडकर संविधान में ही लिखा हुआ है। केवल इन्होंने जो उसमें नहीं देखा, पहले एससी एसटी था, आपके ओबीसी और जोड़ दिया, जो उनकी सब में बड़ी गलती है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इक्विटी का अर्थ अलग है, इक्वालिटी का अर्थ अलग है। इक्विटी का अर्थ ये नहीं है कि आप मतलब देखो, आरक्षण की जो बात उठी है, संविधान जो बना तभी से उठी, ना आरक्षण होता। मैं साई आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि सवाल पूछे उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि यहाँ एक शब्द बड़ी प्रमुखता से दो तीन हमारे वक्ताओं ने और आपने भी कहा, वो शब्द है दलित। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये दलित होता क्या है, क्योंकि इस दलित शब्द का कोई परिभाषा ना हमारे शास्त्रों में है, ना हमारे इतिहास में है, ना हमारे संविधान में है। तो ये दलित जो है ये केवल एक समाज को ऐसा दर्शाया गया है कि तुम कुचले पीड़ित हो चुके हो, इसलिए तुम आवाज उठाओ। ये पता है कैसे दिखाया गया है? जैसे ब्राह्मणों के लिए दिखाया गया है कि उन्होंने क्षत्रिय ने भगवान परशुराम जी ने 22 बार जो है विनाश करा था, बिल्कुल वैसी एक आकलन करा था। सेम ऐसे ही मुझे तो नहीं लगता, हम तो इतने 45 साल से देख रहे हैं कि कोई दलित पर अत्याचार हो रहा है। वो स्कूल में हम भी पढ़े हैं। तो आप दलित शब्द ही फर्जी है। इसका मैं सभी गणमान्य लोग यहाँ खड़े हैं, यदि ये मुझे बता दे कि इतिहास में, शास्त्रों में, संविधान में, मतलब कुछ लोग धर्म की बातें करते हैं तो वो शायद शास्त्रों का रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ लोग समाज की बातें करते हैं तो वो शायद इतिहास का रेफरेंस दें, कुछ लोग बड़े संविधान वाले होते हैं तो वो संविधान का रेफरेंस दें। और मुझे बताएं कि नागर जी, आज क्यों मजबूर हो गया भारत स्वर्ण, क्यों मजबूर हो गया, क्यों ऐसा हो गया है कि मुझे आप, क्योंकि आप हिंदूवादी नेता हैं, आप मुझे यूसीजी के 3 अगर फायदे बता सकते हैं तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, और शायद मुझे लगता है कि हम उसका विरोध करना छोड़ देंगे। कोई फायदा आपको, एक फायदा भी दिख रहा है? सभी मित्रों ने कहा यूसीजी जो है बिल्कुल काला कानून है। अब सरकार ने कितना संज्ञान लिया, कितना इसको समझा और कितना नहीं समझा, और मुझे लग रहा सरकार को संज्ञान लेते हुए इस पे पुनः चर्चा करनी चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए, वरना उल्टा हो गया स्वर्ण खतरे में। अभी तक तो हम कह रहे थे कि हिंदू खतरे में, हिंदुत्व के विभाजित कर दिया। आज वर्तमान सरकार ने हिंदुत्व को जोड़ने की जगह विभाजित कर दिया। पीयूष जोशी जी, युवाओं में किस तरीके से आक्रोश है, आप क्या किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि आप छात्र जो है राजनीति करते हैं, क्या है युवाओं के बीच में संदेश, स्वर्ण के बीच में क्या एक संदेश जा रहा है? देखिए, पहले तो जो सरकार बटोगे तो कटोगे का नारा देती है, दूसरी ओर खुद ही बांटने और काटने का काम करती है। तो इस पे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। और अगर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो एससी है,
उनके बाद भी अगर इनको ये एसटी है तो उसके बाद भी अगर इनको लग रहा है कि दलित खतरे में है, तो मुझे लगता है एक मौका मुसलमानों को देना चाहिए ताकि मुसलमान कौम भी खतरे में आए। क्योंकि हिंदू प्रधानमंत्री होकर अगर हिंदू खतरे में है तो एक मौका असीरुद्दीन ओवैसी को मिलना चाहिए, उसको बनाना चाहिए ताकि उनकी कौम भी तो थोड़ा खतरे में है, जो जिसके कारण हम खतरे में आ रहे हैं। तो देखिए युवा में कितना आक्रोश है, मैं दर्शकों को बताऊं, ये हकीकत बात है। मुगलों के टाइम हिंदू खतरे में तो सुना था, या हिंदू की सरकार होते अगर हिंदू खतरे में है, क्या कहेंगे पंजी आप इस बारे में? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन ये जो कानून है, कानून निश्चित तौर पे गलत है और इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। और जैसा हरबोला जी ने कहा कि इसके विरुद्ध जो है एक जरूरी आवाज उठाई जानी चाहिए, जोरदार आवाज उठाई जानी चाहिए ताकि इसमें संशोधन हो। देखिए, हम जब शिक्षा की बात करते हैं, आप इस कानून को से ऐसा लगता है कि आप स्वयं उच्च शिक्षा संस्थानों में विभाजन क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा जो वहां जाएगा उसके दिमाग में पहले से एक भय होगा कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है। क्योंकि इस कानून को अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखें, उसमें जो समिति बनाने की बात कही है उसमें सवर्ण के प्रतिनिधित्व की बात है ही नहीं। तो यानी कि जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट करेंगे उसका तो प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं एक और बात बताऊं, सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये उनमें जो टीचर प्रोफेसर्स हैं ये उन पे भी लागू हो रहा है। तो वो यूनिवर्सिटी में तो लागू है ही है, तो हाँ उनका फंड रोक देंगे। तो भाई ये सीधा सीधा हरबोला जी आप पर इसलिए सवालिया निशान उठते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं भाई पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इसकी क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है? देखिए, गलती होना ना होना, सरकार कोई कानून बनाती है उसकी समीक्षा भी करती है। संविधान बना के उसमें आज तक संशोधन नहीं हुए। बिल्कुल हुए। अगर जनता उठाएगी मांग, मैंने कहा नहीं, सड़कों से सुनी आवाज को सरकार अनसुनी नहीं कर सकती है। संवेदनशील सरकार है हमारी भाजपा, संवेदनशील सरकार। हमें यह है कि हम किस पुरजोर तरीके से सड़कों में आवाज उठाते हैं। हमें आवाज उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? इसकी जरूरत नहीं क्या थी बनाने की? देखो, माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है बच्चा रोता है। तीन उदाहरण मैं दे रहा हूँ। माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है पर रोता है। मतलब हमें पहले आपका कहने का मतलब है कि इस समय स्वर्ण को रोना चाहिए ताकि वो उनके गार्जियन सुने। दूसरी बात मैं आपसे ये तीन उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला उदाहरण, नकल विरोधी कानून आप लाए। नकल विरोधी कानून में आपने एक क्लॉज जोड़ा जो नकल के लिए वो लाएगा। मतलब मैंने अगर शिकायत करी, पैरा नंबर 6.1 में उन्होंने लिखा है कि अगर नकल के लिए भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले और सूचना देने वाले पे मुकदमा दर्ज करेंगे। धामी जी को हमने 5 बार ज्ञापन दिए, कई बार उनके संज्ञान में डाला, आज तक उसमें संशोधन नहीं हुआ। आप हिंदुत्ववादी, सब हिंदुत्ववादी नेता हैं। यूसीसी और यूजीसी पे तो बात ही नहीं हो रही है। यूसीसी में कल आपके बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पहला राज्य है उत्तराखंड जहां आपके बच्चे कल को लिव इन में रहेंगे, उसके बाप का पता नहीं होगा। आप विदेशों की शैली यहाँ ला रहे हैं। हिंदू धर्म वास्तव में खतरे में है। ऐसी अनर्गल जो वो है यहाँ स्पा सेंटर तमाम हल्द्वानी में चल रहे हैं। और आप देखिएगा निश्चित तौर पर अगर ये हिंदुत्ववादी नेता नहीं जागे, कल को इनकी बेटियां भी जब लिव इन में रह रही होंगी और उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे नाती का बाप कौन है, तो वो बाप का नाम नहीं बता पाएंगे। उस ओर हमारे हिंदू धर्म को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सोचने की और समीक्षा की जरूरत हर कानून को है, यूसीसी और यूजीसी दोनों को। मैं नागर जी आपसे एक बात पूछता हूं, कहां बात हो रही थी कि बात करेंगे, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, हिंदुओं के हित के लिए बात होगी? कहां बात करने की बात हो रही थी? जनसंख्या नियंत्रण कानून आए जिससे जनसंख्या रुके, जिसका डर दिखा करके सत्ता में सरकार आई, मुसलमानों का डर दिखा करके आज उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना लोकसभा में ना विधानसभा में किसी बड़े से बड़े पदाधिकारी, सांसद कोई बात नहीं करता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए था जिससे हमारा भारत खतरे में जा रहा था वो बचे। अब बात कहां हो जा रही है? सोनों की। तो क्या ये मिस्टेक हो रही है? सरकार मिस्टेक तो कर रही है और मिस्टेक का उसको परिणाम भविष्य में देखिएगा। मैं अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान हरबोला जी ने जो बात कही कि जब सड़कों पे आवाज आएगी, वो आवाज सरकार तक जाएगी, उस पर संशोधन होगा। पिछले कई सालों से एक आवाज उठ रही है कि चुनाव ईवीएम के अकॉर्डिंग बोर्ड से होना चाहिए, स्टम्प से होना चाहिए। वो क्यों नहीं करिए? उसको आप खारिज कर दे रहे हैं। अगर क्योंकि वो राजीव गांधी उठा दे रहा है, सॉरी राहुल गांधी उठा दे रहा है, पूरे देश में आवाज आ रही है। अगर देश की आवाज उठ रही है कि वोट स्टम्प से होना चाहिए तो होना चाहिए। मैं साई आपके पास आता हूं।
क्या ऐसा सरकार को सोचना पड़ा? क्या दलित वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है? कांग्रेस पर इल्जाम लगता था कि मुस्लिम वोट के लिए राजनीति करती है, और इस पे इल्जाम लग रहा है कि 100% दलित वोट के लिए ये कानून लाई है। तो आप किस वजह से देखते हैं? देखिए, आजकल यदि आप सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने भाजपा का नया नाम रख दिया है भीम जनता पार्टी। अब ये इसके पीछे कारण क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी से भीम जनता पार्टी क्यों बन गई? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एससी कैटेगरी से आता है। वो लगभग उत्तराखंड में भी हमारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है, और लगभग भारत में भी 19-1% उनका पॉपुलेशन है। अब इसका नेतृत्व कम से कम उत्तर भारत में तो मायावती जी करती थी बीएसपी के माध्यम से, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, उनके संगठन में कोई सेकंड नेतृत्व कोई है नहीं ऐसा, तो वो सारा वोट खींचने के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा आतुर है। तो हर प्रकार से वो ये प्रयास कर रही है कि हमको इनके वोट मिल जाए। अब ये जो अपीजमेंट होता है, जिसको हिंदी में बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि ये तुष्टीकरण करते हैं, तो मोदी जी ने तो उससे एक कदम बढ़ के कहा कि हम तृप्तिकरण करेंगे, यानी कि बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। अंग्रेजी की कहावत है कि आप इतना झुक जाओ कि मतलब आप धरती के, आपकी नाक टच हो जाए, आप जमीन चाटने लग जाओ। लगभग ये वो हाल है इस समय बीजेपी के। तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो महोदय, आप सवर्णों की बात कर रहे हैं, जेएनयू में नारे लग रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो आपको तो शायद टिकट कटा के यूरेशिया जाना पड़ जाएगा, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे यहूदियों का हाल हुआ था, मजबूर हो गए थे अपने देश छोड़ने पर, वैसे ही भारत में बहुत जल्दी स्वर्णों का सेम वही हाल होने वाला है। क्या आप सहमत है इस बात से? ना, जब औरंगजेब ने इतने जनेऊ जलाए तब हमने भारत नहीं छोड़ा, तब क्यों छोड़ेंगे? जब अंग्रेज को देख लिया, दूसरी सत्ता को भी देख लेंगे। सत्ता तो आप ही की। अच्छा, हरबोला जी, आप एक नेता के साथ साथ ब्राह्मण भी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। हमेशा से कई क्षत्रियों ने भी ये बात मेरे से बोली है कि यार, जब जब देश पर संकट आया है, एक नारा बड़ा गूंजता है कि जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो उनका कहना था कि कब ये ब्राह्मण कब बोलेगा? अभी भी यूसुजी को लेकर के जिसने पीएल डाली है, वो भी जो है, मुझे बड़ा दुर्भाग्य से बताना चाहूं, जहां कुत्ते को लेकर के रातों रात सुप्रीम कोर्ट पे आदेश आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर, आतंकवादियों के लेकर रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाती है, और यूसीजी को लेकर के 2 महीने बाद की डेट मिली। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है नागर जी? दुर्भाग्य की बात है। और जैसा अभी सब लोग कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बनाया, अरे भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट का, सारी कोर्टों का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आज सरकार के अधीन में। कोई जज ऐसा नहीं है, किसी जज में ऐसी पावर नहीं है वो बिगड़ सरकार के अगेंस्ट कोई बात कह दे, क्योंकि सारी कोर्टें आज सरकार के अधीन चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, मैं उसके कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी कहना चाहूंगा सब सरकार के अधीन है। जो माननीय मोदी जी ने कह दिया वही होगा। चुनाव आयोग खिलौना है, सरकार खेल रही है उससे, वो जीता चाहे खेल लो। क्या कहते हैं आप पीयूष जी? बिल्कुल विशाल भैया, मैं कहना चाहता हूं कि अब बात उठी गई है तो बात दूर तक जानी चाहिए। अब बात इस आधार पे होनी चाहिए, जो आरक्षण है वो जातिगत आधार से हटकर अब आर्थिक आरक्षण की मांग करने के लिए बहुत जल्द सवर्णों को युवा किस तरीके से इस समय आक्रोश में? देखिए, युवा तो अब इस आंदोलन को केवल यूजीसी से जोड़कर देख ही नहीं रहा है, और मैं बहुत जल्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत जल्द पूरे सवर्ण लोगों की एक महापंचायत हम लोग सारे संगठनों को बुलाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो मांग, एक तो यूजीसी को रोल बैक, और दूसरा जो आरक्षण हो वो आर्थिक आधार पर हो, ना कि जातिगत आधार पर, क्योंकि शोषण का जो कारण है वो आर्थिक। मैं हरबोला सर, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या आप यूजीसी को लेकर के एक फायदा बता सकते हैं सवर्णों का? एक फायदा, मैं 10-20 से छोड़िए। अगर फायदा होता तो हम विरोध कर रहे होते। देखिए, मैं सभी दर्शकों को एक बात बोलूं, ये इसलिए इनसे पूछा कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली पार्टी भाई के वरिष्ठ नेता भी है। यूजीसी को लेकर पूरे भारत में अगर कोई एक नेता एक फायदा सवर्णों को बता दे, अगर कोई, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस समय कई पक्ष में भी वोट डलवाई जा रहे हैं, एक फायदा गिनवा दे कि सवर्णों के लेकर के ये फायदा है। मैं साई जी आपसे एक बात जानूंगा, दुनिया देखी है आपने, कई स्टेट घूमे हैं, इस समय आदमी को कहीं ऐसा तो नहीं है उलझाया जा रहा है, हिंदुओं को या सवर्णों को या पूरे भारतवासियों को, कि आप इसी चीज में उलझे रहो, हम अपना अंदर खाने? एक तरीके से हम देख रहे थे कि पूरे एक छत्र राज, पूरे अडानी का पूरे भारत में हम एक छत्र राज देख रहे थे, और आपको भिड़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये सुलभा छोड़ दिया जाए। कोई कह रहा जी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए ये सब प्लानिंग चल रही है, लेकिन इसमें सवर्णों की क्या गलती है, इसमें आप फोकस करें। देखिए, सवर्ण तो छोड़िए, मैं कहता हूं कि इस भारत के प्रत्येक नागरिक की कोई गलती नहीं है। जो हर एक नागरिक को ये सरकार मजबूर कर रही है
कि वो अपना काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, घर बार छोड़ करके सड़कों पर आए। अरे भाई, जनता का काम इकोनॉमी को मजबूत करना है, अपना काम करे, प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे और सरकार टैक्स कलेक्ट करे और उससे देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार नीतियां ऐसी ला रही है कि लोगों के मन में असंतोष के भाव जागृत हो रहे हैं और वो अपना काम धंधा छोड़ करके सड़कों पे आने को उतारू हैं। अब जब जनता सड़कों पे आएगी तो कई प्रकार के व्यवधान भी होते हैं, फिर उनके ऊपर यही सरकार पुलिस केस भी लगाती है, उनको जेल में भी डालती है। कई हमारे साथी ऐसे हैं जो ऐसे कई उदाहरण गिरा देंगे कि हिंदूवादी लोगों की सरकार होते हुए भी हिंदूवादियों को ही जेल में ठूसा गया है। नागर जी, मैं अभी 2 दिन पहले ही मेरा बच्चा एक बात पूछ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल सभी एक्टिव रहते हैं, आपके हो मेरे हो किसी के बच्चे, कि पापा इंटर के बाद जो मैंने सोचा था ये कोर्स करूंगा वो कोर्स करूंगा, उसका क्या फायदा जब मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, 100% नंबर भी लाऊंगा तब भी कुछ होना नहीं है। एक नया और मुद्दा है, इसी में जोड़ते हैं, सड़क अगेंस्ट की बात करें, -40 नंबर लाने वाले को भी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैं भाई जोशी जी की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में जो आंदोलन है वो ये चलेंगे जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता, उसमें तो कोई बात नहीं करता है, बात तो उल्टा हो गई। संविधान ये संविधान बना है, संविधान में आपने भी कहा संविधान में संशोधन होता है, संशोधन होना चाहिए। नहीं हरबोला जी, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में भी अब नेपाल जी जैसे नेपाल में हमने जनजी का आंदोलन देखा था, लोग बिल्कुल सड़कों पे आ गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में यही होने वाला है? देखिए, अगर सरकार नहीं चाहती तो हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक जोशी ने बात करी, आरक्षण का विरोध तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो इसके पक्ष में तो करके मेरे ख्याल से 80% लोग होंगे, क्योंकि प्रतिभा का पलायन जो हो रहा है विदेशों को, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे वहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, जो उनका शैक्षणिक योग्यता है, जो उनकी गुणवत्ता, उसके अनुसार कार्य नहीं मिल रहा। आप देखिए, पूरे सिलिकॉन वैली आज इंडिया है। एक राइटर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ मत करो, भारत में ना एक नशा जो फ्री में फैला सकते हो, जातिवाद का नशा फैला दो, और वही नशा शायद मुझे लग रहा है अफीम की तरह जो बांटी जा रही है, जिससे युवा हमारा जो है कुछ चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा है, जैसे ऊपर से फरमान आ रहा है उसकी जय जयकार होती जा रही है। लेकिन नागर जी, आप क्योंकि हिंदुत्व के नेता बनते हैं, क्यों आप खामोश हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां हिंदू नेता रुपेंद्र नागर जाने जाते थे आक्रोश के लिए, क्यों ठंडे पड़ गए? आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? जवाब देने के लिए हम पे समय ही नहीं बचा और स्थिति ऐसी कर दी है सरकार ने, जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, मतलब सरकार के खिलाफ नहीं, जो आज आवाज उठा दे उस पर मुकदमे, उस पर टॉर्चर, उस पर इतना उत्पीड़न हो जाएगा कि उसकी आवाज दब जाती है। रुपेंद्र नागर के ऊपर पहले से 17 मुकदमे थे, क्यों डर गए रुपेंद्र नागर? 17 मुकदमे इन्हीं मामलों के दर्ज है, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। मैं किसी ना तो सरकार, लेकिन मेरे पीछे जो हजारों लोग हैं भाई, मैंने तो मुकदमे को फेस कर लिया, लेकिन और लोग डरते। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते? ये इतना बड़ा काला कानून है, उसको लेकर के सोच के डर नहीं लगता कभी कि बच्चों को क्या जवाब देंगे आप? आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए हम पे शब्द नहीं है। जैसे आपके बेटे ने पूछा, हमारी बेटी, हमारा बेटे भी पूछते हैं भी क्या होगा और हम किस लेवल पे पढ़े, मतलब आज कंपटीशन के, आप -40 वाले को आप जी, आप अपने बच्चों को क्या, अगर बच्चा आपसे ये बात पूछता है तो क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये जो उसकी क्या गलती है कि वो 100% नंबर ले आए फिर भी रोजगार नहीं? बच्चे की गलती तो कुछ नहीं है, गलती जिन्होंने ये आरक्षण प्रणाली बनाई है उनकी है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अगर आप जो है केवल किसी को इसलिए एडमिशन दे रहे हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में कि वो एक अमुक जाति का है या अमुक वर्ग से आता है, और उसके बनस्पत एक अगड़ी जाति के प्रतिभावान व्यक्ति को आप अगर कुचल रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। क्या -40 डिग्री वाले से आप अपना इलाज कराएंगे या अपने पेरेंट्स किसी का इलाज कराएंगे? देखिए, आजकल लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि डॉक्टर भी अलग कर दो, मरीज भी अलग कर दो। जो यदि इस प्रकार के -40 स्कोर से डॉक्टर बने हैं, उनके मरीज भी रिजर्व क्लास के हों, तो समाज में विघटन इतना भयंकर हो रहा है और इसका सारा का सारा दोष मैं सरकार को देता हूं, पद पे बैठे हुए मुखियाओं को देता हूं। और अभी बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मान सम्मान की बातें हो रही थी। तो ऐसा है कि बीजेपी जो हमारा सत्ता दल है, ये हमेशा ऑपोजिशन के विपक्ष के जो कांग्रेस है उन पे आरोप लगाता है कि शाहबानो केस में कांग्रेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया अध्यादेश ला करके। लेकिन बीजेपी वाले ये कभी नहीं बताते कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया।
ये जानकारी हाँ, पहले जांच, उन्होंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले जांच होनी चाहिए फिर गिरफ्तारी। दशकों से कई बिल्कुल। सामाजिक संगठन, कई बुद्धिजीवी, कई वकील लगे हुए थे पिटीशन पे पिटीशन, पीआईएल पे पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लंबे समय के बाद एक निर्णय दिया कि भाई अमुक अमुक चीजों में थोड़ा सुधार करे और बिना जांच के अरेस्टिंग ना हो। लेकिन बीजेपी को क्योंकि वोट बैंक बहुत प्यारा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने में यूं देरी नहीं करी। तो ये दो तरफा जो चरित्र है बीजेपी का, वही मैं पहले भी कह रहा था। क्या अभी भी राम भक्त कह करके सत्ता में आने वाले, हिंदू सरकार में कहने वाले, अभी भी आपका खून खोलता है नागर जी, या नहीं खोलता है? बिल्कुल खोलेगा खून। देश के एक एक कोने पर जाके देख लिया, माघ मेले में भी इतना बड़ा उदाहरण हुआ, इससे ज्यादा उदाहरण बड़ा नहीं हो सकता कि कल तक जिनको हम सिंहासन में बिठाते, जिनको सिरमौर कह रहे थे, आज उनसे उनकी पहचान पूछी जा रही। ये दुर्भाग्य का है। छात्र नेता क्यों आक्रोश में नहीं है, कब जागेंगे आप? विशाल भाई, जैसी यहाँ पे बात हो रही थी ना कि योग्य लोग आज नहीं लगे हुए हैं, मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मैं 2 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई हूँ, मैं गेट क्वालिफाई हूँ, और मैं 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स हूँ, और अब मैं एलएलबी का भी स्टूडेंट हूँ। उसके बावजूद मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी किसको मिल रही है? एलबीएस कॉलेज में आप जांच करवा लो, नहीं है तो मेरे से कागज ले लो। मेरी पीआईएल चल रही है हाई कोर्ट में। जो मास्टर्स में 50% लाते हैं, 50 मिनिमम, यूजीसी के मानक 55% है, और 35% वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या गलती है इस बच्चे की, क्या गलती है इस बच्चे की, आप बताइए, आप सरकार आपकी है। देखिए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से होई? हमने 50-52 में बबुल का पेड़ बोल दिया, अब वो बढ़ा हुआ कांटे तो चुभाएगा, आम कहाँ से खिलाएगा? जो आरक्षण बीज हमने उस टाइम बो दिया 10 साल 5 साल कह के, ये अपने चहेतों को घुसेड़ने की बात है। आरक्षण का जो बीज हमने बोया कहाँ है? आप पेड़ बन गया, तो उसके हमें कांटे तो झेलने ही पड़ेंगे। हम अगर 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 मेरी सीधे सीधे आपसे बात है, अगर सोनम की नहीं सुनी जाती है, क्या आप अपनी पार्टी से इस्तीफा देंगे? देखिए, हम पार्टी को सुधारने की कोशिश करेंगे पहले, जब उसमें फेल हो जाएंगे तब आगे सोचेंगे। साई जी, आप नई पार्टी लेके चल रहे हैं, उत्तराखंड हिमालय शक्ति परिषद, और उत्तराखंड के विकास, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस समय उत्तराखंड बचाने से ज्यादा देश बचाने की बात हो रही है। आपका क्या एजेंडा है? देखिए, हमारा एजेंडा ये इतना स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इनकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं, और ये जिस चाहे विपक्षी नेता को खरीद के, आधी कांग्रेस इन्होंने बीजेपी मिला के यहाँ सरकार बना रखी है, तो इनसे लड़ना तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो काम हम कर सकते हैं अपनी सीमित शक्तियों में, वो है जनता को जागरूक करना। हमने जनता को तथ्य बता दिए, जैसे इस पूरे अभी तक डिस्कशन में मैंने कई सारी ऐसे बातें बताई हैं जो शायद यहाँ कुछ लोगों ने सोची नहीं थी, या हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो। तो ये वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑडियंस हमको देख रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरी कही प्रत्येक बात को आप जांचिए, गूगल पे जाइए, वेबसाइट खोलिए, कहीं ना कहीं न्यूज आपको मिल जाएंगी इन विषयों पर, और यदि आपको लगता है कि ये सही विषय है, तो अगली बार वोट देने से पहले सोचिएगा कि किसको वोट देना और क्यों देना है। मैं सभी को एक और बात बताना चाहूंगा, किसी स्वर्ण को यूजीसी का विरोध नहीं है, ना दलित का विरोध है। विरोध है गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अगर कोई गलती करता है, वो चाहे हमारे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, बनिया हो, कोई भी हो, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ना कल, ना आज, ना करेंगे। लेकिन बिना गलती करे अगर कोई सजा मिलती है तो क्या? 4 चीजें एक साथ हुई हैं, बहुत सोचने का विषय है। पहला, ईयू के साथ हमारा एफटीए साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमें ईयू से एफटीए साइन करके कोई लाभ नहीं है। इसकी आड़ में क्या होता है? 3 चीजें एक साथ होती हैं। एक, शंकराचार्य पे हमला होता है। दूसरा, सवर्णों के लिए ये यूजीसी लाया जाता है। उसकी आड़ में जो ये एफटीए साइन हुआ है, मैं चाहूंगा कि जितने दर्शक ये देख रहे हैं वो एफटीए के एक एक क्लॉज को पढ़ें। जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1999 में किया गया था, भारत का मार्केट वैश्विक मार्केट के लिए खोला गया था, उसी की तर्ज पे आज एआई के लिए एफटीए साइन हो रहे हैं। आपको पता है कि आगे ब्लॉकचेन होना है, आगे का फ्यूचर एआई है। उन सब चीजों के लिए अंदर खाने जो ये एफटीए साइन हुआ है, उस एफटीए को पढ़ने की भी भारत के लोगों को उसमें क्या ड्रॉबैक है? एक लाइन में कुछ जाना चाहेंगे, 1-2 आप उसका ड्रॉबैक बताइए। देखिए, जैसे एआई का जो इंडिया है, इंडिया भी एआई का हब नहीं है, बट हमारा एफटीए में क्या है कि एआई का एक्सचेंज, तो हम भारत तो अभी इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो एआई को एक्सपोर्ट करेगा। हम क्या करेंगे? हम एज अ ग्लोबल मार्केट, ईयू के लिए एक ओपन मार्केट हम बन चुके हैं। और यही चीज धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने करा था, उपनिवेशवाद, सेम वो सरकार इशारों इशारों में, अपने आकाओं के इशारों में, तो पढ़े लिखे लोगों को ये जरूरत है कि वो घटनाक्रम को केवल सवर्ण होकर ना देखे, उसको राष्ट्र के तौर पे भी देखे। तो ये जो एफटीए साइन हो रहे हैं, आपको उलझा कर
उन एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनको पढ़ने की भी हमें आवश्यकता है, उनको समझने की भी आवश्यकता है कि सरकार दिखा कुछ और रही है, बांट कहीं रही है, कर कुछ रही है, और अंत में उसका उद्देश्य यह है कि किनारे से ये एफटीए पे कोई चर्चा ही ना हो। तो सवर्णों को तो एक होना ही पड़ेगा, उसके अलावा इस एफटीए का भी विरोध करना पड़ेगा। मैं अब अंतिम में, क्योंकि यूजीसी को लेके आज हमारी डिबेट थी, होने में तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, -40 डिग्री पे भी बात करेंगे हम अगली डिबेट में, हिंदुत्व पे बात करेंगे। इस समय देश में त्राही त्राही है और सारे ये जितने घूम फिर के चार आपने बताए वो टोटल सवर्णों के ऊपर ही लागू हो रहे हैं। कुछ समय तक पहले तक हम कहते आए हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, आज दिख रहा है ब्राह्मणों की मुझे लगता है उससे कई गुना आगे टोटल सवर्णों को ही बिल्कुल भारत में कहीं ना कहीं इग्नोर करके कि दलित मुझे लगता है राष्ट्र की मांग करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी तरीके से दलित राष्ट्र लगभग बन चुका है। और मैं अंतिम में आपसे सभी से संदेश चाहूंगा, इस यूजीसी को लेकर के सरकार को आप क्या संदेश देते हैं और जनता को क्या संदेश देते हैं सूक्ष्म में? देखिए, सबसे पहले तो यदि बीजेपी में थोड़ी सी भी सोच समझ बाकी है और वो वोट के पीछे अंधे और पागल नहीं हो चुके हैं, तो उनको इस यूजीसी के कानून को वापस रोल बैक करना पड़ेगा। क्या संदेश देखिए, देते हैं? यूजीसी में कुल 2 संशोधन होने चाहिए। एक तो यहाँ पे SC ST OBC का प्रत्येक छात्र लिखा जाना चाहिए। दूसरा, जो उसमें जो सूचना जो क्लॉज शिकायत करता है उसके खिलाफ भी मुकदमा, जो झूठे हाथ उस पर मुकदमा चलाने की परमिशन होनी चाहिए। नागर जी, यूजीसी को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा जी, राई लो या पहाड़ लो राजा जी, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा जी। पंजी, नहीं, देखिए, ये इस कानून को सरकार को रोल बैक करना चाहिए और उच्च शिक्षा संस्थानों को एक केवल पढ़ने का ही एक स्थान बनाए रखना चाहिए, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्या आवश्यकता पड़ी सरकार को, ये तो खैर सरकार ही इसका जवाब देगी या उनके मंत्री नेता जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो ये जाति जो कॉलेजों में भी अगर जाति का भेदभाव होने लग गया तो फिर देश, क्योंकि युवा का बात करते थे, युवा राष्ट्र की बात करते थे, रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे हम, या शिक्षा चिकित्सा पे तो बात ही नहीं कर रहे, जिसपे पूरा भारत सभी को मालूम है क्या इस समय हंस रहा है। लेकिन हम बात करते हैं इस सब के बाद भी, दरकिनार होने के बाद भी, 99% नंबर लाने के बाद भी, जॉब ना मिलने के बाद भी, ऊपर से एक कम होने में आरक्षण की बात जो करते थे, एसटी एक्ट तो था ही था, मार हमारे पर इतनी मार पहले से थी, उसके बाद ये यूजीसी का जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, ये तमाम जितने भी हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोग आए हैं पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हम खुद यूसीजी रोल बैक, इस समय एक ही नारा होना चाहिए, भारत बचाओ, यूसीजी को वापस लेके जाओ, क्योंकि भारत खतरे में है इस समय। हिंदू तो खतरे में था, भारत भी खतरे में है। मैं पूरा सभी हमारे बीच में आए बुद्धिजीवी दर्शकों का मैं पूरा धन्यवाद भी देता हूं, आप सभी ने समय दिया और आपकी जो भी रणनीति है और आप अपनी रणनीति पे मुझे लगता है कि सभी खरे उतरेंगे। और युवाओं के लिए, क्योंकि जागरूक नागरिक होना ही सच्चा देशभक्त कहलाता है, सिर्फ जय श्री राम कहने से या भारत माता की जय कहने से आपकी देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है। आज संकट है सड़कों पे, तो हम सब ने अपनी ओर से प्रयास करा। आपकी गूंज हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर के पहल करती है। इस बहुत ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आज हमने बात करी। सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।